हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टॉपिक है आज का हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो देखा जाए इसमें क्या बात की गई है। द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान किया जाता है ताकि हर एक सिटीजन को ठीक तरीके से जो फूड है वो अवेलेबल कराया जा सके। इसके लिए वो 2 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है बफर स्टॉक, जिसके अंदर भाई इमरजेंसी में कोई भी चीज हो जाए, और दूसरा है पीडीएस, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को जो फूड है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। देखा जाए तो एफसीआई, जिसे हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स को लेकर। उसी तरह अगर बात की जाए पीडीएस की, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो ये क्या करता है कि लोगों को एक तरीके से अफोर्डेबल प्राइस में चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं। पीडीएस इज अ प्रोग्राम व्हिच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी एज सब्सिडाइज्ड प्राइस इन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स। ठीक है, वहीं बात कीजिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, तो वो कौन कौन से बेसिक्स ही है, आपने पहले भी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस, ताकि कम से कम कीमत पर भी लोगों को जो एक डेली की जो चीजें होती है वो आराम से अवेलेबल हो सके, ताकि वो सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सके। द पुअर शुड हैव एक्सेस टू फूड, यानी कि लोगों को जो पुअर है खास तौर पे उनको तो फ्री में भी दे दी जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और आजकल राशन वैसे दिया भी जाता है, इस बात से भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की फील्ड ग्रो होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स है उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी क्वांटिटी में भी रहेगी। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक, ताकि कहीं ना कहीं कभी भी इमरजेंसी हो तो ये चीजें आराम से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, ग्लोबलाइजेशन आज के समय में काफी तेजी से ग्रो करता जा रहा है। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से आराम से इजीली कनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कि उस समय जब ब्रिटिशरों का यहाँ पे कहीं ना कहीं राज था, तो उस समय से ये चलता आ रहा है। उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात हो रही है, कॉटन जो था, जिसे हम कपास कहते हैं, वो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन को एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वहां का जो कॉटन था वो इतना ठीक नहीं था जितना इंडिया का था। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा कब्जा ब्रिटिशरों का था, तो उन्होंने यहाँ के कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा आफ्टर 1990 के बाद द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। कब? 1990 के एरा के अंदर, जब जिस टाइम इंडिया के अंदर हमें हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर चेंजेस देखने को मिला था। हमने अडॉप्ट कर लिया था ना ग्लोबलाइजेशन को, और साथ ही लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन को। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू कंपीट विद द डेवलप्ड कंट्री बिकॉज ऑफ हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक तरीके से एक क्वालिटी थी ना, वो इतनी ठीक नहीं मानी जा सकती थी जितनी जो डेवलप कंट्री थी उसकी। तो कहीं ना कहीं क्या था कि इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। वो क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिसोल्वलाइजेशन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नाउ आर डेज। तो आज के समय कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल गया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज आल्सो इन फैशन दिस डे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री। जी हाँ, ये की जाती है विदाउट फैक्ट्री, एक बागान सा होता है। मेड केमिकल सच एज अ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो इसमें इनकी भी जरूरत नहीं होती। विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल जो होते हैं ना, और जो पेट्स होते हैं जो HYV किस्म के, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, और ये एनवायरनमेंट को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट भी नहीं पहुंचाते। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम ग्रेन्स टू हाई वैल्यू क्रॉप विच विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम्युनिटिवली।
तो कहीं ना कहीं बच्चों फार्मर्स ने भी क्या किया है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी एक तरीके से ग्रो किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सके और साथ ही एनवायरनमेंट को भी खराब ना कर सके। तो ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत में तो प्रॉब्लम फेस हुई थी, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वजह से इन चीज़ों का भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। तो ये कुछ इंपैक्ट था एग्रीकल्चर के ऊपर। होप्स हो कि आपको ये छोटा सा टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यही था बच्चों आज की हमारी इस क्लास के अंदर मिनी टॉपिक, और ये होता है हमारा लेसन 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट। एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिएगा, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।